चैप्टर का हेडिंग दे दो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। तो ये जो चैप्टर है ये 10 मार्क्स का आता है। भैया पानी नहीं है ना? पानी, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स 10 मार्क्स का आता है और एग्जाम में ना ऑप्शन आएगा, चॉइस आएगा, या तो गुडविल का सम्स करना होगा या तो शेयर्स का सम्स, और दोनों में से एक सम जरूर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है कि दोनों ही टाइप का सम्स को प्रैक्टिस करके जाना है। और एक चीज़ और है, और एक बात ये है कि कभी कभी शेयर्स का सम्स करने के लिए हमको गुडविल का सम्स आना ही चाहिए, नहीं तो शेयर्स का सम बनेगा ही नहीं। तो ऑटोमेटिक हम लोग को दोनों ही टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने आना चाहिए, तो नहीं बनेगा। अब तुम देखो ये 10 मार्क का चैप्टर है, ठीक है। गुडविल या फिर शेयर्स दोनों ही आएगा, ऑप्शन में आएगा, 10-10 मार्क्स का आएगा, लेकिन दोनों करके जाना है। कभी कभी अच्छा रहता है तो शेयर्स आ जाता है, ईजी आ जाता है, कभी गुडविल भी ईजी आ जाता है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग को दोनों ही करना है। अब अगर हम लोग देखिए अपना अपना स्कॉलर निकाल लेते हैं, स्कॉलर में आ जाओ चैप्टर में, तो हम लोग को ने एक डिटेल फॉर्मेट दिया हुआ है, वो फॉर्मेट को हम लोग को समझना है और उसी को समझने के लिए आज का क्लास है। तो फॉर्मेट अगर हम लोग एक बार समझ जाते हैं तो हमको फॉर्मेट याद नहीं करना पड़ेगा, और फॉर्मेट में कॉन्सेप्ट हम लोग समझना पड़ेगा, क्यों ऐड हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है, वो क्यों जानना ज़रूरी है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, स्कॉलर निकाल लेते हैं। स्कॉलर में गुडविल चैप्टर में आ जाते हैं, स्कॉलर में हम लोग गुडविल चैप्टर में आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा कॉपी में थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात लिख लेते हैं। लिखो पहले मीनिंग ऑफ गुडविल, लिखो मीनिंग ऑफ गुडविल। लिखो गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म on the basis of which the firm earns supernormal profits, on the basis of which the firm earns supernormal profits, on the basis of which the firm earns supernormal profits। तो गुडविल क्या है, फर्म का बिजनेस का रेपुटेशन है। आज तुम देखो मार्केट में कितना कंपनी का शू अवेलेबल है। एशियन एक कंपनी है, उसका शू अवेलेबल है। कैंपस एक कंपनी है, उसका शू अवेलेबल है। रिबॉक भी एक कंपनी है। मैगी का शू नहीं होता, तुम बार बार मैगी प्रॉब्लम मत किया करो। मैगी का शू कहाँ पे होता है? मैगी भी तो लिस्टेड है। जूता बनाता है, हम लोग शू का बात कर रहे हैं, जूता। ठीक है, तो शूज़ का अगर बात करें तो एडिडास का भी शू अवेलेबल है, नाइकी का भी शू अवेलेबल है, प्यूमा का भी शू अवेलेबल है ना। तो बहुत सारा ऐसा ब्रांड है। तो ब्रांड के बेसिस पे क्या होता है, कभी कभार उसका वैल्यूएशन हम लोग कर देते हैं, ठीक है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसका सेल बढ़ जाता है, उसका सेल इफेक्ट हो जाता है। अब तुम देखो कैंपस भी एक ब्रांड है, लोकल ब्रांड है, ठीक है। एशियन भी एक ब्रांड है, शूज़ का बात करें, ठीक है। रिबॉक भी एक ब्रांड है। तो सब कोई देखो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स शूज सब कोई बनाता है, जितना भी ब्रांड्स हैं। कंफर्ट लेवल में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिफरेंस होता होगा, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एशियन शूज़ जो है, जो भी नया नया है मार्केट में, ज़्यादा पुराना नहीं है कंपेयर टू रिबॉक, ठीक है, उसका कंफर्ट लेवल ज़्यादा अच्छा हो रिबॉक से। किसी किसी प्रोडक्ट में ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी जैसे हम लोग शूज़ के बारे में बात करते हैं, स्पोर्ट्स शू के बारे में, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है रिबॉक आता है, एडिडास आता है, प्यूमा आता है, नाइकी आता है ना। एक और ब्रांड है स्लेजेंजर बोल के एक ब्रांड आता है, तो बहुत बाद में आता है, बहुत पुराना हो गया वो ब्रांड अब, ठीक है। तो ब्रांड नेम बहुत इफेक्ट करता है। आज तुम देखो बटर का एग्जांपल लेते हैं, मार्केट में देखो डिलीशियस बटर है, ब्रिटानिया का बटर है, फिर भी अमूल का बटर टॉप रेटेड है एकदम। जब भी बटर का बात करते हैं अमूल बटर एकदम ध्यान में आता है, कि अमूल बटर ही है असली बटर,
ठीक है। पतंजलि का बटर है। देखो पतंजलि का बटर, अंजलि का बटर, जिसका भी बटर है, ठीक है, जो भी बटर है, तो जो भी है, इस बातों को साइड रखते हुए बटर का जब भी बात करते हैं तो उसका ब्रांड नेम आता है अमूल, अमूल बटर, पहले वो दिमाग में आता है। चीज़ का भी बात करेंगे तो पहले अमूल का चीज़ याद आता है, ब्रिटानिया का भी आता है, लेकिन अमूल वाला चीज़ पहले तुमको ध्यान में आएगा। तो उसने अपने एक ऐसा ब्रांड नेम बना रखा है। अगर लोग मिठाई का बात करेंगे तो नॉर्मल मिठाई दुकान में भी रसगुल्ला मिलता है, 10 रुपया पीस होता है, 12 रुपया पीस होता है बड़ा वाला, या फिर 8 रुपया 10 रुपया पीस होता है। तुम देखो मटेरियल तो सेम लगेगा, नॉर्मल मिठाई दुकान में जो रसगुल्ला बन रहा है और जो हल्दीराम में बन रहा है, दोनों में मटेरियल सेम है, चीनी उसमें भी लग रहा है, वही इंग्रेडिएंट्स, लेबर भी सेम काम करता है। ऐसा नहीं है कि हल्दीराम का कोई अलग सा लेबर लेके आता है, नहीं, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, यही बात हो सकता है, उसका क्वालिटी थोड़ा उसका ज़्यादा अच्छा होगा बनाने का, बट वो कोई जो बहुत ज़्यादा ही कुछ एडवांस लेबर नहीं होता है। तो मेन डिफरेंस कहाँ पे होता है, रीज़न है गुडविल, ब्रांड नेम। हल्दीराम ने अपने एक ऐसा ब्रांड नेम बना रखा है कि जब भी हम लोग कोई भी मिठाई का बात करते हैं कोई भी ओकेजन में, तो हल्दीराम ही हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस में आता है कि उसका मिठाई है तो भाई अच्छा ही होगा, ठीक है। ये हमने एक माइंडसेट बना लिया है। तो देखो इसके बेसिस पे हम लोग ना एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है। आज तुम सोचो, हम लोग एजुकेशन सेक्टर का बात करते हैं तो PW है, इसने अपना एक ब्रांड नेम बना लिया है, अंदर कुछ भी पढ़ाई हो सकता है, बट उसका गुडविल के बेसिस पे मेजॉरिटी स्टूडेंट उसको ज्वाइन करते हैं, उसने अपना एक ब्रांड नेम बना लिया है, रेपुटेशन। तो जब बिजनेस अपना एक रेपुटेशन बना लेता है ना, उसके बेसिस पे बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर सकता है, ठीक है। तो गुडविल इज द रेपुटेशन जिसके बेस पे हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, नॉर्मल से भी ज़्यादा। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गुडविल को, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कहाँ लोकेटेड है ये भी इफेक्ट करेगा। बिजनेस एक ऐसा जगह लोकेटेड है जिसके आसपास में उसका कोई कंपटीटर नहीं है, काइंड ऑफ मोनोपोली क्रिएट कर रखा है उस जोन में, ठीक है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली उसका गुडविल अच्छा होगा, रेपुटेशन ज़्यादा अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो हम लोग, हमारा कोलकाता में मान लो सिर्फ एक ही अच्छा स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय फॉर एग्जाम्पल, तो उसका रेपुटेशन अच्छा है, ठीक है, ब्रांड इमेज बनाया उसने अपना, एक रेपुटेशन बनाया है, इमेज अच्छा है उसका। बाकी सब स्कूल भी है पर उसका रेपुटेशन अच्छा है, बिकॉज कोलकाता में बहुत लिमिटेड जगह पे है, ऑल ओवर इंडिया में भी है, बहुत लिमिटेड जगह पे है, क्लियर। तो उसने अपना एक रेपुटेशन बनाया, इमेज बनाया है। तो गुडविल इज द रेपुटेशन जिसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। और ये इंटेंजिबल है, इसको हम लोग देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं। आज अमूल बटर इतना अच्छा है, बस फील कर सकते हैं उसको, किसी का अच्छाई उसको हम बस फील कर सकते हैं। कोई बहुत क्रूअल है, कोई बहुत ज़्यादा ही मान लो सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड हार्टेड है, बस फील कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग बस फील कर सकते हैं, इसको हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, क्लियर। तो गुडविल का मतलब लिख लिया। अब उसके बीच में कॉपी में लिख लो गुडविल, उससे दो एरो निकाल लो। एक में लिखेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक में लिखेंगे परचेज गुडविल। कॉपी में लिखो गुडविल, उसमें लिखो गुडविल, लिख के उसमें से दो एरो निकाल लो। एक में लिखेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरे में लिख देंगे परचेज गुडविल। एक सेल्फ जनरेटेड और दूसरा परचेज गुडविल। देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, ऐसा गुडविल जिसको जनरेट करने में, जिस एसेट को बनाने में, एक्वायर करने में कोई कॉस्ट नहीं लगा है, कोई एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे देखो आज हम लोग देखते हैं कि हमारे एरिया में दो दुकानदार हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा है, बहुत वेल बिहेव्ड है, बहुत डिसेंट है, ठीक है, और दूसरा जो है वो उतना वेल बिहेव नहीं है। तो लोग ज़्यादा कहाँ जाना प्रेफर करेंगे, जहाँ पे अच्छा से बातचीत होता है कि नहीं, अच्छा वेल बिहेवियर है, हम लोग को कोई चीज़ में दिक्कत नहीं होगा, क्लियर। मान लो दूसरा का दुकान में जाते हैं तो दुकानदार बहुत किच करता है, चेंज लेके आना पड़ेगा, एग्जैक्ट चेंज नहीं है तो भी दिक्कत है, ठीक है, एग्जैक्ट चेंज लेके जाना पड़ेगा। फिर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अगर कुछ खराब निकलेगा वो भी चेंज नहीं करेगा, तो हम लोग उसका दुकान में ज़्यादा जाना प्रेफर करेंगे जहाँ पे वो लोग हमारे साथ अच्छा बिहेवियर करेगा। तो जब हम लोग अच्छा बिहेवियर मेंटेन करते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो इसमें हमारा गुडविल क्रिएट होता है, रेपुटेशन क्रिएट होता है। CRM के बारे में तुमने सुना होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
तो जितना भी देखो बड़ा बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग CRM पे बहुत फोकस करता है। वो लोग को अपना रिव्यू भी चाहिए होता है। देखना वो लोग हर बार बोलता है रिव्यू जरूर दे दीजिएगा, कैसा लगा आपको हमारा प्रोडक्ट, इसमें कोई चेंज चाहिए कि नहीं। उन लोगों से प्रोडक्ट बेचने से मतलब नहीं है, कस्टमर का क्या रिव्यू आ रहा है ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। जब हम लोग कस्टमर रिव्यू देता है ना, उसके बीच में दूसरा कस्टमर को उस प्रोडक्ट को जज करते हैं। हम देखते हैं फ्लिपकार्ट में जब शॉपिंग करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो कस्टमर रिव्यू अच्छा ही खराब है रिव्यू देख के खरीदते हैं, तो इससे एक बिजनेस का गुडविल क्रिएट होता है। तो ये सब कैसा गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक कस्टमर, एक दुकानदार है, हंस हंस के सारा कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच ले रहा है, ठीक है, उसका स्माइल इतना अच्छा है सब लोग उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। क्लियर? दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ये गुडविल क्रिएट करने में कोई एक्विजिशन कॉस्ट नहीं लग रहा है। और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही चीज़ रिकॉर्ड होगा जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू है। आज सोचो कोई हंस हंस के अच्छा बिहेवियर के साथ किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, तो इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। तो जिस चीज़ का मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उसको हम लोग रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल के नीचे एरो देके लिखो नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, not recorded in books of accounts since it does not have has any acquisition cost। इसका कोई एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है, ठीक है। मान लो कोई बहुत अच्छा इंसान है, उसने अपना मार्केट में गुडविल क्रिएट किया, रेपुटेशन क्रिएट किया है, कोई बहुत ऑनेस्ट है, कोई बहुत सिंसियर है, ठीक है, कोई बहुत टाइम कॉन्शियस है, मतलब एकदम टाइम को फॉलो कर, टाइम रूटीन वर्क करता है एकदम डेली, ठीक है, टाइम कीपिंग है एकदम उसका बहुत अच्छा है, उसका टाइम मेंटेन करता है, टाइम मैनेजमेंट उसको आता है, तो इसका गुडविल है। तो ये सबको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, और जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उसका एक्विजिशन कॉस्ट भी नहीं होगा। एक्विजिशन कॉस्ट मतलब कितना में हमने वो एसेट को परचेज किया है, अक्वायर किया है, ठीक है। दूसरा तरफ आता है परचेज गुडविल। देखो काइंड ऑफ ऐसे बोल सकते हो, या फिर टेक ओवर के में भी आता है। परचेज गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज एक बिजनेस है, जैसे मान लो स्पेंसर्स, ये नाम सबको पता रहता है इसलिए इसका एग्जांपल ले रहे हैं। स्पेंसर्स देखो एक ब्रांड है, ठीक है। अब इसका जो ओनर है वो अगर रातों रात चेंज हो जाए तो स्पेंसर्स के नाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग स्पेंसर्स को पहचानते हैं, उसका ओनर को कोई नहीं पहचानता है। सपोज शुभम जो है वो स्पेंसर के दुकान में चला गया और जाके बोला अपना बैलेंस शीट दिखाओ, वो लोग बोला क्या करोगे? बोला पूरा बिजनेस खरीदना है, पूरा सब खरीद लेंगे, तुम बैलेंस शीट दिखाओ, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इसने क्या डिमांड किया? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो एक तरफ एसेट होता है सुख और दूसरी तरफ लायबिलिटीज होता है। तो जब एसेट्स मतलब सुख और लायबिलिटीज मतलब दुख, तो जब एसेट से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आएगा नेट सुख, मतलब जिसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। नेट वर्थ, बिजनेस का नेट वैल्यू, नेट में उस बिजनेस का क्या वर्थ है, क्या मूल्य है। सपोज एसेट है बिजनेस का 100 लाख, लायबिलिटीज है 70 लाख, तो उस बिजनेस का नेट वैल्यू कितना है? 30 लाख। फिर भी ये 30 लाख का बिजनेस को ना 40 लाख में परचेज कर रहा है। 30 लाख का बिजनेस के लिए ये 10 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहा है। क्यों एक्स्ट्रा पे कर रहा है? क्योंकि ये 10 लाख उसका गुडविल का वैल्यू है। स्पेंसर ने मार्केट में जो अपना गुडविल क्रिएट कर रखा है उसका वैल्यू है 10 लाख। अब ये वैल्यू कैसे निकला है ये भी तो एक सोचने वाला बात है, उसी के लिए तो चैप्टर है। ये वैल्यू कैसे निकाल ली है? मान लो 10 लाख वैल्यू हमने कुछ इस तरह से सोच के निकाला है। पहले ही समझ में आया 10 लाख क्यों पे कर रहा है। सपोज 100 लाख का एसेट है, 70 लाख का लायबिलिटी है, तो नेट एसेट कितना? 30 लाख। 30 लाख का बिजनेस के बदले हम उसको 40 लाख पेमेंट कर रहे हैं, 10 लाख एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। तो ये जो 10 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना, यही गुडविल है। ये गुडविल कैसे वैल्यूएशन हुआ? फॉर एग्जाम्पल मान लो स्पेंसर्स, इसका 1 साल का प्रॉफिट है 2 लाख, एग्जाम्पल है, और आने वाला 5 साल तक स्पेंसर का बिजनेस को कोई नहीं ला सकता। ये हमारा एस्टिमेशन है। अब ये हमने एस्टिमेशन कैसे किया? बहुत सारा रिसर्च वर्क किया होगा, ठीक है। आने वाला 5 साल तक जो स्पेंसर का नाम है मार्केट में एज इट इज बना रहेगा, ये हमारा एस्टिमेशन है।
तो तुम सोचो 1 साल का प्रॉफिट कितना, 2 लाख, और आने वाला 5 साल तक ये ब्रांड नेम हिलेगा नहीं, मतलब हमको आज के आज 10 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है कि नहीं। तो इस तरह से वैल्यूएशन होता है गुडविल का। तो देखो ये गुडविल के बदले ये जो 10 लाख हमने एक्स्ट्रा पे किया ना, दिस इज गुडविल। ये जो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया 10 लाख, इसी को गुडविल बोलते हैं। और इसके बदले हमने पेमेंट किया है, मतलब इसका एक्विजिशन कॉस्ट है, और क्योंकि इसका एक्विजिशन कॉस्ट है इसलिए इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी करेंगे। इसके नीचे लिखो परचेज गुडविल के नीचे recorded in the books of accounts, recorded in the books of accounts since it has acquisition cost, recorded in the books of accounts since it has acquisition cost, recorded in the books of accounts since it has acquisition cost, recorded in the books of accounts since it has acquisition cost। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स of valuation of goodwill, methods of valuation of goodwill। तो मेथड के अंदर में पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कोलोन दे देना, नेक्स्ट लाइन में लिखना कोलोन देके। पॉइंट नंबर ए, 1 के अंदर ए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ब्रैकेट में लिख देंगे व्हेन प्रॉफिट्स आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन प्रॉफिट्स आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन प्रॉफिट्स आर फ्लक्चुएटिंग। इसका मतलब क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 तरह का मेथड होता है, सॉरी एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 तरह का मेथड होता है, एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। अगर मान लो प्रॉफिट्स का फिगर कुछ इस तरह से दिया है, पहला साल का प्रॉफिट 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 5,000, तो देखो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा था, एक ट्रेंड शो कर रहा था, अब डिक्रीज हो गया अचानक से, तो ये फ्लक्चुएट कर गया। तो अगर फ्लक्चुएट करेगा तो सिंपल एवरेज, और अगर ट्रेंड शो करता है इंक्रीजिंग ट्रेंड असेंडिंग ऑर्डर, या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वेटेड एवरेज। तो पॉइंट नंबर बी में लिख देंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, पॉइंट नंबर बी में लिख दो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, ब्रैकेट में लिख दो व्हेन प्रॉफिट शो ट्रेंड, बी में लिख दो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स व्हेन, ब्रैकेट में लिख देना व्हेन प्रॉफिट्स शो ट्रेंड। सेकेंड मेथड, मतलब मेथड 2, 1 था एवरेज प्रॉफिट, सेकेंड लिख दो सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड में लिखो एन्युटी मेथड, ANNUITY, एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड क्या है बताएंगे, एन्युटी मेथड, ANNUITY, एन्युटी। बचपन में तुमने एन्युटी के बारे में जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, है ना। एन्युटी का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स या फिर इक्वल रिसिप्ट्स। आज देखो हम लोग EMI पे करते हैं कोई भी चीज का, तो एन्युटी का मतलब होता है सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड। जब एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम लोग इक्वल अमाउंट पे कर रहे हैं, या लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जब इक्वल अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो वो एन्युटी है। और इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए जब इक्वल अमाउंट मिलेगा या इक्वल अमाउंट पे करेंगे, उसको बोलते हैं परपेचुटी। ठीक है, तो परपेचुटी मेथड नहीं है, एन्युटी मेथड ही है। लिख दिए, इसका मीनिंग सीखेंगे। पॉइंट नंबर 4 में लिखो कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन मेथड। पहला था एवरेज, दूसरा था सुपर प्रॉफिट, तीसरा एन्युटी, फोर्थ में लिखो कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें भी कोलोन दे देना, इसके अंदर हम लिखेंगे पॉइंट नंबर ए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, पॉइंट नंबर ए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, पॉइंट नंबर बी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। उसके बाद कॉपी में लिख दो फॉर्मूला, लिखो सिंपल एवरेज
प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मान लो 5 साल का प्रॉफिट दिया है तो सबको प्लस डिवाइड बाई 5, तो 1 साल का एवरेज प्रॉफिट आएगा। अगर कोई नेगेटिव प्रॉफिट दिया है लॉस तो उसको माइनस कर देंगे, पॉजिटिव प्रॉफिट्स ऐड होगा तो नेगेटिव प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इज द एक्सपेक्टेशन, आगे आने वाला कितना सालों तक ये बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गुडविल वैल्यूएशन करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट में। नेक्स्ट लिख देना फॉर्मूला नंबर 2, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसमें हम लोग गुडविल निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अगेन क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ रहेगा। नीचे नोट बना के दो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल वेटेड प्रॉफिट्स होल डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। जैसे बचपन में लोग वेटेड मीन निकालते थे सेमेस्टर 1 में स्टैटिस्टिक्स में, है ना, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो वैसे ही वेटेड वेट्स को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेड प्रॉफिट आएगा। एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर, और वेट्स मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको ऐड कर देंगे तो टोटल वेट्स आ जाएगा। तो ये हो गया दो मेथड का अलग अलग फॉर्मूला। ठीक है, अब लिखो फॉर्मूला नंबर 3, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के नीचे लिख दो नोट नंबर 1 कि देखो ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है। जैसे देखो एक होता है कॉमन मैन और एक होता है सुपरमैन। सुपरमैन के पास सुपर पावर्स है, कॉमन मैन के पास वैसा पावर्स नहीं है। सुपरमैन इस बिल्डिंग से कूद सकता है, छलांग लगा सकता है ना। नहीं, बैटमैन में नहीं जाना है, इतना तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहो। नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? इट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग एक इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। पहले तुमको इंडस्ट्री वर्ड का मतलब समझना होगा। इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स एंगेज इन सिमिलर एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी। आज जैसे देखो, अगर हम लोग बिस्किट इंडस्ट्री का बात करते हैं, इसमें बहुत सारा फर्म है। जैसे मान लो ब्रिटानिया एक फर्म है, पार्ले एक फर्म है, प्रिया है, राजा, प्रजा, सोबिस्को है ना, अनमोल है ना, तो ये सब भी फर्म है।
और उसके बाद बिग्स फार्म है ना, आईटीसी भी है उसमें, आईटीसी का वो आता है डार्क फैंटेसी, हाँ वो प्रोडक्ट है। तो तुम देखो फॉर एग्जांपल बॉर्बन बिस्किट जो है ऑलमोस्ट हर कंपनी बनाने लग गया है। पहले शुरुआत खाली ब्रिटानिया ने किया था, उसको देख के सब कोई बनाने लग गया है और उसमें वैरायटी भी ला दिया है, ठीक है, डार्क बॉर्बन, फिर एक अलग अलग वैरायटी आ गया उसमें। तो प्रोडक्ट तो एक ही है, प्रोडक्ट एक ही है, उसको हर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बना रहा है। क्लियर? सपोज ब्रिटानिया का एग्जांपल लेते हैं, ब्रिटानिया का एवरेज प्रॉफिट है 10 लाख, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट है 10 लाख, और बाकी लोग, बाकी पूरा फॉर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है 8 लाख। मतलब सेम बिजनेस करके बाकी लोग 8 लाख अर्न कर रहा है पूरा साल का, और ब्रिटानिया 10 लाख अर्न कर रहा है। तो ब्रिटानिया कितना ज़्यादा अर्न कर रहा है दूसरों से? 2 लाख। तो वही उसका सुपर प्रॉफिट है। और हम सुपर प्रॉफिट का एक डेफिनेशन बना सकते हैं, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। और उस डेफिनेशन से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, देखो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट भी हम लोग को निकालना सीखना पड़ेगा। तो लिखो नोट नंबर 2, नॉर्मल प्रॉफिट। देखो हर इंडस्ट्री का ना एक रेट ऑफ रिटर्न होता है, और ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग ना चेंज होते रहता है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करता है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। जैसे देखो आज अगर हम लोग मेडिसिन इंडस्ट्री का बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिटर्न 20% होता है, 20% मार्जिन, ठीक है, फाइनल रेट का बात कर रहे हैं। और हमने जितना कैपिटल लगाया है उस पर 20% का रिटर्न है, ठीक है। इस तरह का एक रेट होता है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करता है। समझ में आ रहा है? आज अगर हम लोग आयरन सेक्टर का बात करें तो उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो 10% का होता है, ठीक है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करेगा। समझ में आ रहा है? आज अगर हम मान लो जैसे ट्यूशन इंडस्ट्री का बात करें तो इसमें रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा बोल रहे हैं 100 बोल रहा है, 100 क्यों बोल रहे हो? 100 थोड़ी है, 30% का होता होगा, अरे ठीक है, 30% का होता होगा। हम 150% बोलने वाले 150 नहीं होता, 150 मैक्सिमम 100। ना ना तो तुम सोचो हर इंडस्ट्री का अपना एक रेट ऑफ रिटर्न है। तो तुम देखो रेट ऑफ रिटर्न क्या समझाता है, अगर हमने 100 रुपया कैपिटल लगाया है तो 100 रुपया में अगर 10% रेट ऑफ रिटर्न है मतलब 10 रुपया अर्न करेंगे। जितना कैपिटल लगाया है उसका 10% हम लोग अर्न करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जितना हमने कैपिटल इन्वॉल्व किया बिजनेस में, जितना कैपिटल लगाया है, ठीक है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे देगा परसेंटेज के फॉर्म में, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करता है, ठीक है। क्वेश्चन में 10% 12% बोल देगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं उसके लिए लिखो नोट नंबर 3, अभी के लिए हम लोग शॉर्ट में सीख रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। चैप्टर में जब जैसे आगे बढ़ेंगे फिर डिटेल में सीखना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। इसके ऊपर पूरा 15 मिनट का टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू सन्ड्री एसेट्स। नाउ सन्ड्री एसेट्स का मतलब इसमें फिक्स्ड एसेट्स भी आ गया और करंट एसेट भी आ गया, सारा आ गया, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। थोड़ा सा फोकस करो बोर्ड पे, इस बात से बोल के ध्यान में आता है। सन्ड्री एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जब हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटीज का बात करते हैं ना, उसमें करंट लायबिलिटी भी आ जाता है और उसमें नॉन करंट लायबिलिटीज भी आ जाता है, ठीक है। बट अभी के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटीज लिख के रखो, आगे चल के कैपिटल एम्प्लॉयड का डिटेल डिस्कशन होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है वो बता दिए, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा।
जब नॉर्मल प्रॉफिट पता है, एवरेज प्रॉफिट पता है, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। जब सुपर प्रॉफिट पता है, नंबर ऑफ डेज ऑफ परचेज बताएगा, तो गुडविल आ जाएगा। क्लियर? फोर्थ जो है एन्युटी मेथड, उसका फॉर्मूला ऐसा कुछ खास है नहीं, तब भी लिखवा देते हैं, लिख दो पॉइंट नंबर 4 एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड, ठीक है। एन्युटी मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। अब ये एन्युटी फैक्टर कैसे निकलता है, ये क्या चीज है, ये हम लोग सम्स करते समय देख लेंगे। सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर, ठीक है। ये एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को कैलकुलेटर का रिक्वायरमेंट रहेगा। सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। फिफ्थ लिख लो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, तो डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। अब इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, देखो सपोज एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटर सामने रखना। सपोज एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख है। एंड सपोज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तुमको क्वेश्चन बता देता है 10%। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो बताओ ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके कितना आएगा, 10 लाख आएगा। तो ये 10 लाख हो गया हमारा कैपिटल। हम लोग 10 लाख रुपए कैपिटल लगाए, तभी तो 10% के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट 1 लाख अर्न किए। सपोज एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करके 10 लाख आएगा ना। उसमें से जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे, तो हमको गुडविल मिल जाएगा। सपोज मेरा कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट 10 लाख आया और मेरा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख है, मतलब हमने कैपिटल लगाया है 8 लाख, जबकि हमको कैपिटल लगाना चाहिए था 10 लाख। 8 लाख रुपए कैपिटल लगा के 10 लाख का कैपिटल का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, मतलब कम कैपिटल लगा के ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो तुम सोचो, अगर हम लोग कम कैपिटल लगा के ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वही तो गुडविल है। सपोज कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख है एक्चुअल, और ये वैल्यू हमारा 10 लाख आया, मतलब हम लोग 1 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बट वो 1 लाख प्रॉफिट अर्न करने के लिए मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए था, 10 लाख, बट मेरा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 8 लाख है। मतलब मेरा बिजनेस अंडर कैपिटलाइज्ड है कि ओवर कैपिटलाइज्ड है, अंडर कैपिटलाइज्ड है। जितना कैपिटल होना चाहिए था उससे कैपिटल कम है, जितना मेरा कैपिटल होना चाहिए था उससे मेरा कैपिटल कम है। नहीं समझे चीज को, फिर से बता रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख, कैलकुलेटर सामने रखो। मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न 10% है, लाख रुपया का रिटर्न है 10% के हिसाब से, तो मेरा बिजनेस में कैपिटल कितना होना चाहिए था, 10 लाख, तभी तो 10 लाख का 10% 1 लाख होगा। लेकिन मान लो मेरा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख है, मतलब सिर्फ 8 लाख ही कैपिटल लगाए, फिर भी 1 लाख अर्न कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ज्यादा अर्न कर रहे हैं ना, तो जो ज्यादा अर्न कर रहे हैं वही हमारा क्या है, किसके कारण, गुडविल के कारण। तो वो फॉर्मूला का मीनिंग है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कम कैपिटल लगा के ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दैट इज गुडविल। ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब लिखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 6, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन में दे देगा क्या सर, किस
मेथड से निकालना है। हाँ बता देता है, नहीं बताएगा तो दोनों से निकाल देंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, दोनों ही मेथड से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करो, आंसर सेम आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किससे निकालते हो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये गुडविल का वैल्यू आ गया इस फॉर्मूला से। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला तो लिख लिए, अब एक तो एग्जांपल सीखेंगे, उसके बाद हम लोग बुक में जाएंगे कि क्या फॉर्मेट बोल रहे हैं। देखो एग्जांपल नंबर 1, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फॉर्मूला हो गया। अब देखो एग्जांपल नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट गुडविल calculate goodwill on the basis of 2 years purchase, on the basis of 2 years purchase, on the basis of 2 years purchase of the average profit of last 5 years, on the basis of 2 years purchase of the average profit of last 5 years। तो क्वेश्चन तुमको हॉरिजॉन्टली ऐसे लिखना है, ऑफ लास्ट 5 years। पहले ईयर में तुम लिख दो 1 2 3 4 5, प्रॉफिट में लिख दो पहला साल का प्रॉफिट 10,000, फिर 15,000, फिर 12,000। बताओ ये ट्रेंड शो कर रहा है क्या? नहीं शो कर रहा है। 10 से 15 हुआ, फिर 12 हो गया, फ्लक्चुएट कर गया। अगर फ्लक्चुएट कर गया तो कौन सा एवरेज होगा? सिंपल एवरेज। फिर 3,000 नेगेटिव, ठीक है, और ये फिर लास्ट में 20,000, मतलब फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट्स है। ये हमारा डेटा है। 5 साल का हमको प्रॉफिट दे दिया है, नेगेटिव प्रॉफिट भी दिया है, और हम लोग को बता दिया क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? 2 साल। हमको लास्ट 5 ईयर्स का पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सबको प्लस डिवाइड बाई 5। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में। देखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इज इक्वल टू रुपीज 10,000, 10 कितना था? 15,000, नेगेटिव 3,000, नेगेटिव है तो माइनस कर दो, माइनस 3,000 20,000 डिवाइडेड बाई 5। तो 25 और 12 37 में 3 गया 34, 34 और 20 54, 54 बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,800, 10,800, 10,800 पर एनम। ये हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ गया, ये हम लोग का आ गया एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकाल देंगे। गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सो सिंपल एवरेज प्रॉफिट कितना? 10,800 एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना? 2 years, 21,600 ही हो जाएगा गुडविल का वैल्यू। क्या ऐसा सम एग्जाम में आएगा? नहीं, ऐसा सम एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में ऐसा ही सम्स आएगा। ये लास्ट मेथड है, मतलब ये तुम्हारा मेन सम बता रहे हैं। तो ये जो वर्किंग वाला कहानी है वही तुम्हारा दिक्कत होने वाला है, तो आप तुमको देखना पड़ेगा। और ये प्रॉफिट जो है ना प्योर नहीं रहेगा, इसको इम्प्योरिटीज बढ़ती रहेगा, इसको प्योर बनाना पड़ेगा, प्योर कच्ची घड़ी बनाना पड़ेगा उसको। क्लियर? तो कैसे बनाना है उसी को लेकर तो हमारा फॉर्मेट है। अब लिखो एग्जाम्पल नंबर 2,
फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट गुडविल. Calculate goodwill on the basis of 3 years purchase. On the basis of 3 years purchase of the on the basis of 3 years purchase on the basis of 3 years purchase of the basis of last कितना years? Last 5 years कर रहे हैं. Last 5 years. On the basis of 3 years purchase of last 5 years profit. On the basis of 3 years purchase of last 5 years profit. On the basis of तो starting वाला लाइन वही था क्या था? From the following details calculate goodwill on the basis of 3 years purchase of the last 5 years profit. 5 years average profit लिख देना थोड़ा. Average profit. अब डेटा लिख लो वही तरीके से डेटा लिख लो. हॉरिजॉन्टली लिखना. ईयर लिखो हॉरिजॉन्टली पहले 1 2 3 4 5. ईयर लिख दो 1 2 3 4 5. 1 2 हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5. उसके लिख दो प्रॉफिट्स 10,000 20,000 40,000 70,000 90,000. ये भी शो नहीं कर रहे थे. ट्रेंड शो कर रहा है. कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है. अरे सेम अमाउंट से इंक्रीज हो जरूरी नहीं है. इंक्रीज हो रहा है. ठीक है तो ट्रेंड शो कर रहा है. तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा. इसमें हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम ये टेबल बना लेंगे. पहले लिख दो प्रॉफिट्स ईयर. पहले लिख दो पहले ईयर लिख दो. ईयर में लिख देते हैं 1 2 3 4 5. उसके बाद प्रॉफिट्स लिख दो 10,000 कितना था 10,000 20,000 40,000 70,000 90,000. ये क्वेश्चन कॉपी कर दिए हम लोग. इसके बाद लिख देंगे वेट्स. वेट्स कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है. ठीक है वेट्स का मतलब क्या है. देखो जब हम लोग फर्स्ट ईयर में रहेंगे ना, फर्स्ट ईयर बिजनेस ऑपरेशन में रहेंगे, मतलब फर्स्ट ईयर जब बिजनेस अपना है तो अकॉर्डिंगली उसका वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं होगा. ओवर द टाइम पीरियड जैसे जैसे बिजनेस पुराना होते चले जाएगा वो अपना वेट मार्केट में अपना वैल्यू बढ़ाते चला जाएगा. तो अगर क्वेश्चन में वेट्स दे दिया है तो उसके हिसाब से लिख देना है. और नहीं दिया है तो फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकेंड के लिए 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है. लास्ट कॉलम बनाएंगे वेटेड प्रॉफिट्स. वेटेड प्रॉफिट्स तो ये कैसे बनेगा. प्रॉफिट्स का नाम ए, वेट्स का नाम बी. वेटेड प्रॉफिट्स ए इंटू बी. मतलब ये 10,000 40,000 1,20,000 2,80,000 और 4.5 लाख. मतलब हमने प्रॉफिट्स और वेट को मल्टीप्लाई कर दिया. उसके बाद वेट्स का टोटल कर लो और वेटेड प्रॉफिट्स का टोटल कर लो. वेट्स का टोटल 15 आ रहा है. 4.5 लाख 6.5 लाख 6.5 लाख 7 लाख 30 8 लाख 30 8 लाख 50 और 9 लाख आ रहा है. तो ये पहले हम लोग ने टेबल बना लिया. ठीक है. अब इसके नीचे निकाल दो वेटेड एवरेज प्रॉफिट. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट्स होल डिवाइड बाय टोटल वेट्स. तो टोटल वेटेड प्रॉफिट्स कितना 9 लाख है. टोटल वेटेड प्रॉफिट्स 9 लाख है एंड टोटल वेट्स 15 है. तो 9 लाख को जब 15 से डिवाइड करेंगे, 9 लाख को 15 से डिवाइड करने से कितना आ रहा है 60,000. तो ये आ जाएगा 60,000 पर एनम. ठीक है 60,000 पर एनम.
किया गया। अब उसका देखो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है, तो गुडविल निकाल देंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वैल्यू पुट कर दो कितना 60,000 और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना था 3 इयर्स, तो आंसर आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, तो ये हम लोग का थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास था। बाकी जो फॉर्मेट वाला क्लास है वो मंडे वाला क्लास से रिज्यूम करेंगे। ठीक है।